अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत सारी बातें जहां चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हो रही हैं। इन बिटवीन पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ खेलनी है, वनडे, T20 और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट्स की ये सीरीज़ है। लंबी सीरीज़ होगी, बहुत शानदार सीरीज़ है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि जनूबी अफ्रीका ने जो अपनी T20 स्क्वाड का ऐलान किया है, मेजर प्लेयर्स उसमें भी नहीं डाले। क्या वजह है? क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया है टीम्स को कि अपने मेजर प्लेयर्स को पीछे कर रहे हैं और नए नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं? हमने भी काफ़ी सारे नए प्लेयर्स को मौका दिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। दूसरी तरफ टीम के ऐलान के साथ ही चहमगोइयाँ, बातचीत, आवाज़ें आना शुरू हो गई कि फ़खर जमान क्यों नहीं है इस टीम में, जब फ़खर जमान को इस टीम में होना चाहिए था। फ़खर के हवाले से चीज़ें भी क्लियरेंस हो गई। अब क्या बताया गया वो भी आपको बताते हैं। आकिब जावेद साहब ने जो कुछ बताया उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन फ़खर का टीम में ना होना थोड़ा सा T20 की ऐसे फॉर्मेट्स में जहां पर हम तगड़ी टीमों के साथ मैचेस खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। फ़खर जमान एक तगड़ा और अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट। साइम अयूब इज़ डूइंग गुड जॉब, साइम अयूब बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन अगर हम अपने T20 स्क्वाड पर नज़र दौड़ाएं, जिसका आपको हम पूरे प्लेयर्स भी अभी बताएंगे, अगर उसमें हम नज़र दौड़ाएं तो साइम अयूब के साथ अगर ओपनर के तौर पे देखा जाए तो किसको ओपनर करें? मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे, बाबर आजम नहीं कर रहे तो मोहम्मद रिजवान करेंगे ऑब्वियसली। अगर मोहम्मद रिजवान ओपन में फिट नहीं हो पाते या जेलन नहीं हो पाते जैसे बाबर आजम के साथ रहे वो प्रीवियसली, तो फिर क्या होगा? फिर कौन सी रिप्लेसमेंट है जो ओपन करेगी? ऐसी कोई बड़ी रिप्लेसमेंट हमें नहीं दिख रही जैसी फ़खर की है। तो ज़रा इन चीज़ों पर भी बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करेंगे, इन तीनों स्क्वाड्स को लेकर अलग अलग डिस्कशन करेंगे। टेस्ट स्क्वाड को लेकर बड़ी अहम खबर है। टेस्ट में एक ऐसा बंदा मिसिंग है जिसने हालिया इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस में सुपरस्टार का रोल किया और एक ड्रावना ख्वाब बन गया, साजिद खान। क्यों मिसिंग है? फ़खर क्यों मिसिंग है T20 वनडे स्क्वाड से? इमामुल हक भी मिसिंग है। क्या बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब पे? और अगर रिलाई किया जा रहा है तो कौन सी ऐसी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं जिन पर रिलाई किया जा रहा है? लास्ट अगर मैं 15 इनिंग्स की बात करूं टेस्ट की, तो एक सेंचुरी है 15 इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक की। लास्ट 15 इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। और बाबर आजम की 18 से ज़ायद इनिंग्स होने वाली हैं। 18 इनिंग पहले भी उन्होंने एक 50 और सेंचुरी जो की थी, उसके बीच में उनकी कोई 50 भी नहीं है। तो ये बहुत सारे अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पर आज बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। साथ ही साथ बहुत शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। पहले हसनैन आपसे, क्या मामला है यार? एक तो हम टेस्ट स्क्वाड देख रहे हैं, पहले टेस्ट पे चले बात करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं वनडे और T20 पर। इतनी परफॉर्मेंस दे दी साजिद खान ने, क्या प्रॉब्लम हो गई कि साजिद को ड्रॉप कर दिया, नौमान को ले गए? अकेला नौमान मेरा नहीं ख्याल कि विनिंग पोजीशन में होगा जब तक उसका साथ देने वाले दूसरे एंड से कोई अच्छा बॉलर ना हो। देखिए अरसलान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और साथ साथ हफीज़ भाई को भी सलाम अलैकुम। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि शायद प्रायोरिटीज़ हमारी चेंज हो जाती हैं। अगर नुमान के साथ साजिद होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन देखिए दोनों का होना एक और एंगल से भी ज़रूरी था। वो इस एंगल से ज़रूरी था अरसलान साहब कि आप साउथ अफ्रीका में खेलने जा रहे हैं, ये मुल्तान नहीं है, ये रावलपिंडी नहीं है जहाँ पे आपने रात को पंखे लगा के पिच को सुखाना है और उसको स्पिन बनाना है। हालांकि वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी फास्ट होंगी, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अगर क्वालिटी के स्पिन अटैक आपके पास हो तो वो कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब भी करता है अपोजिशन को। और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये इस तरह की अपोजिशन आज भी है कि टेस्ट क्रिकेट में आप इनको स्पिन के साथ तंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं। साजिद खान के कुछ बयानात भी इस तरह के थे, कुछ उनकी पास्ट हिस्ट्री की भी बात करें तो बड़े वोकल रहे, और यही वजह है कि शायद उनको टेस्ट क्रिकेट से दूर रखा गया। वजह तो इस वक्त हमें यही बताई जाएगी, देखिए जी साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे सेना कंडीशंस हैं, इस वजह से हमने अब्बास को प्रेफर किया साजिद खान की जगह। लेकिन नेवरदलेस साजिद खान को आपको मिस नहीं करना चाहिए था। जिस तरह की उसने परफॉर्म किया है उस तरह की परफॉर्मेंस के बाद मिस नहीं करना चाहिए था। और ये आर्गुमेंट भी हमें दिया जाएगा कि देखिए आप इंडिया की मिसाल ले लें,
इंडिया में किस तरह से लोग फ्लैक्चुएट होते हैं, एक दिन एक प्लेयर होता है, दूसरे दिन दूसरा प्लेयर होता है, लेकिन वो हमें किसी और टीम में नजर नहीं आया। उमैर बिन यूसुफ T20 क्रिकेट में मौजूद हैं, सलमान अली आगा T20 क्रिकेट में मौजूद हैं। अजीबोगरीब तरीके से ओडीआई और T20 क्रिकेट का कोई भी वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन सलमान अली आगा को T20 क्रिकेट से ड्रॉप नहीं किया गया। जो बंदा T20 क्रिकेट में फिट इन नहीं हो रहा, सलमान अली आगा हो गए, उमैर बिन यूसुफ हो गए, उनको आप T20 में लेके जा रहे हैं। और जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में फिट इन हो रहा है, साजिद खान, उसको आप टेस्ट क्रिकेट में नहीं रख रहे। सो मतलब कि हम जो रोटेशन पॉलिसी है उस पर भी सही से अमल पैरा नहीं हो रहे, और हमें बहुत बड़े स्टेप्स की जरूरत है, वास्ट स्टेप्स की जरूरत है। जिस तरह के वास्ट स्टेप्स हमने अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखे थे, और वो किस तरह अपनी तीन टीम्स बना चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास इस वक्त एक भी टीम काम की नहीं है। डॉक्टर साहब, हसनैन ने बात ठीक की है, मैं भी साजिद के हवाले से बड़ा कंसर्न हूँ। यार कोई बंदा वोकल है, कोई बंदा कोई बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उसको निकाल बाहर करें, उसको ना खिनाएं। मैं ऑन द अदर हैंड जब ये मिसाल देते हैं भारत की, तो आपको याद होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में जायसवाल, उसके बड़े इश्यूज रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज, लेकिन उनको इतने शानदार तरीके से बीसीसीआई ने मैनेज किया, इतने अच्छे से मैनेज किया। आज उसकी परफॉर्मेंस देखें, आज उसके मुकाबले का प्लेयर पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक नज़र नहीं आता। हमारे पास साजिद खान वापसी की उसने सालों बाद, आपको टेस्ट जितवा के दिया। आप लोग तो परेशान बैठे हुए थे, हाथ पांव बांध के बैठे हुए थे कि हमारा होगा क्या। वो दो आते हैं जिनको आप बाहर निकालते हैं, वो टेस्ट जितवाते हैं, उन्हें ही हम टेस्ट टीम से ड्रॉप कर देते हैं। साजिद का ड्रॉप करना मुझे समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच अरसान भाई। यही रहा है कि ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है। ठीक है, हसनैन भाई की तनकीद अपनी जगह पर बजा भी है कि इतनी परफॉर्मेंस के बाद किसी को बाहर बिठा देना, लेकिन हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात अगर न्यूजीलैंड की आपको याद हो, जिसमें एजाज पटेल ने 10 विकेटें ली थी, उसके बाद वो बाहर बैठे हुए थे, इसलिए कि कंडीशंस मैटर करती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वही, उन्होंने खुद ही एग्जांपल भी दे दी कि मुल्तान में अगर वो पंखे लगा के हमने कुछ कर लिया और साजिद और नुमान से अपने टेस्ट जितवा लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हमारी कंडीशंस होगी साउथ अफ्रीका में। तो वहां पर अगर साजिद को ड्रॉप कर दिया गया है, अगर तो इस बेस पे ड्रॉप किया गया है जो हम बात कर रहे हैं कि जी उनकी जगह नहीं बन रही उन कंडीशंस में, तो ठीक है, नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज मैं इस पे ना, मैंने इस पे ना बड़ी एक क्रिटिकल आई के साथ ये चीज़ें देखी हैं सुबह से अब तक। ये कल रात से, बल्कि जब टीम आ गई थी तो हम देख रहे थे, अनाउंसमेंट से भी पहले सब लोगों के पास थी तो हम देख रहे थे। एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ ये है कि किसको कैसे पता है कि वहाँ पर ये कंडीशन नहीं होगी। क्या आकिब जावेद अलीम डार ने पिचेस बनाई हैं वहाँ पर? अगर इन्होंने बनाई हैं फिर तो ठीक है, फिर तो मैं मान लेता हूँ। अगर इन्होंने नहीं बनाई तो मैं नहीं मानूंगा ये बात। देखिए अरसान भाई, मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं इस मामले में। देखिए, एक जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी पिच की, हम उसको लेके चलते हैं कि साउथ अफ्रीका में पहले कंडीशन जैसे भी होती है क्रिकेट की, वो इस तरह की नहीं होती कि वो उनके स्पिनर्स को किसी को भी ज्यादा सपोर्टिव हो उनके लिए। हमेशा वो स्विमिंग विकेट्स होती हैं, फास्ट बॉलर को अट्रैक्ट करती हैं, वही सपोर्टिव उन्हीं के लिए होती हैं, वो वहां पर परफॉर्म करते हैं, उनके अपने भी अच्छे होते हैं। और देखे भी तो इमरान ताहिर या महाराज या शमसी वगैरह, तो उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा स्पिनर कभी पैदा नहीं किया उस लिहाज से, अगर देखा जाए जो टेस्ट क्रिकेट में उनको विनिंग पोजीशन में लेके आए। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन असल जो आपने जिस तरफ इशारा किया हसनैन भाई ने भी, आपने भी, वो अगर बात है तो फिर तो ऑफ कोर्स बहुत ही गलत बात है कि मुंह खोलने पर, अगर बोल के लब आजाद है तेरे के बिना पर अगर बाहर किया जाता है, तो जिसकी मिसाल इससे पहले हम उसामा मीर को देख चुके हैं। उसामा मीर ने जरा सा मुंह खोला, सर फखर को भी देखें, फखर भी इसी का है, इसी का शिकार है। में आते हैं क्योंकि हमें आकिब जावेद ने शायद ये लॉलीपॉप दिया था थोड़ी से दिन पहले कि उनकी वापसी हो जाएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन उनकी वापसी ना होने का मतलब यही है कि अब वो भी उसी क्लब का हिस्सा बन गए जिसका उसामा मीर हिस्सा बना था। तो इसका लग यही रहा है कि अब साजिद खान भी वोकल हुए अगर, तो आज उनको भी शायद उसी पदाश में उधर धकेल दिया गया। लेकिन उससे कहीं बेहतर था कि ये जस्टिफाई कर दिया जाता कि हाँ, उन कंडीशंस में साजिद खान की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम हमेशा गलत टाइम पे गलत फैसला करते हैं, इसलिए हम तनकीद का निशाना भी बनते हैं। अच्छा हसनैन, साजिद की ये रीज़न अगर मैं फ़र्ज़ करें जी, वो कह रहे हैं कि जी कंडीशन साजिद के लिए सूटेबल नहीं थी, साजिद वहाँ परफॉर्म नहीं करेगा, तो साजिद ने कौन से 120 टेस्ट मैच खेले हैं कि उसने 7 सीरीज़ खेली हो साउथ अफ्रीका की, और हमें पता हो यार जब भी साउथ अफ्रीका जाता है तो वो फ्लॉप हो जाता है। ऐसा कोई आपने देखा है साजिद का छुप के कोई मैच जो हमें ना पता हो? देखिए, ये परफॉर्म करना ना करना अगर इस क्राइटेरिया में आते हैं तो मुझे तो ये कहना पड़ेगा, फिर लोग गालियां देंगे
कि उस क्राइटेरिया पे तो फिर बाबर आजम भी पूरा नहीं उतरते ना। बाबर आजम की टीम में मौजूद है 18-19 इनिंग्स में, ना कोई उनकी 50 है ना सेंचुरी है, इतने लंबे अरसे से आप उनको कैरी कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली अपनी होम कंडीशंस में जहाँ पे वो पले बड़े वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक सख्त कंडीशंस में उनको लेके जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का दौरा उन्होंने किया, ऑस्ट्रेलिया में भी वो 42 से ऊपर नहीं जा सके, 42-43 रन बनाते रहे और किसी में तो 0 से आउट हो गए। सो ये क्राइटेरिया मेरा ख्याल है बहुत ही अजीब है। ये बोंडा इस वजह से है कि ये एक प्लेयर के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस क्राइटेरिया पे टीम सेलेक्ट करनी है तो वो सब प्लेयर्स के लिए होनी चाहिए, वो बाबर आजम के लिए भी होनी चाहिए, वो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के लिए भी होनी चाहिए और साथ वो साजिद खान के भी होनी चाहिए। लेकिन जो आपने क्राइटेरिया बताया या जो आकिब जावेद बताएंगे, ये बात नहीं है। बात वही है जो मैं कर रहा हूँ। हमने देखा था माजी में भी जब वो मुल्तान या रावलपिंडी टेस्ट मैच की बात करें तो वहां पे भी जब जैनब अब्बास उनसे इंटरव्यू ले रही थी तो वो कुछ वेवर्ड होने की कोशिश कर रहे थे। जैनब ने बीइंग ए गुड प्रेजेंटर उनको वहां पे वेवर्ड नहीं होने दिया। ये उनकी थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि ग्रूमिंग की जरूरत है। यहाँ पे आपको प्लेयर्स को नहीं कोसना चाहिए बल्कि अपने आप को कोसना चाहिए। आपने प्लेयर्स को ग्रूम कितना किया, आपने उसको उनको मीडिया टॉक्स कितनी सिखाई, आपने उनको अंग्रेजी कितनी सिखाई, आपने उनको उर्दू में बात करना कितना सिखाया। आपने तो कुछ नहीं सिखाया, आपने तो इतना सिखाया बाबर तू बहुत बड़ा ब्रांड है, तूने मीडिया को मुंह नहीं लगाना, बस कुछ भी करना हुआ ट्वीट कर देना। हारिस तू बहुत बड़ा ब्रांड है, तूने मीडिया को कुछ नहीं करना, तूने ट्वीट कर देनी है। और यही चीजें आपने पूरी टीम को सिखाई थी। मसला ये है कि आप किसी भी बोर्ड को देख लें, वो बाकायदा अपने प्लेयर्स को कम से कम इतना जरूर ग्रूम करते हैं कि वो अपनी मादरी जुबान में भी अगर बात करें तो वो ऐसी बात नहीं करते जो कंट्रोवर्शियल हो। सो आपके फखर जमान ने अगर जो बात की या फिर साजिद खान ने की या उसामा मीर ने की, ये बेसिकली उनका मसला नहीं है, ये उनकी ग्रूमिंग का मसला है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नायल लोगों ने की। यार बहुत बहुत आपने बात बड़ी स्ट्रांग की है और मैं समझता हूँ ये बात ठीक है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम होता है। जब प्लेयर देखें मैन ऑफ द मैच लेने जाता है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना सिर्फ अपनी उस गेम को जो उसने परफॉर्मेंस दी है बल्कि उस टीम को जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, टैग लगा होता है। अच्छा एक चीज़ अगर मैं हसनैन ब्रेक पर जाने से पहले शॉर्टली अगर आपसे पूछूं, जो इशू इस वक्त फ़खर का है जो साजिद का है ये डिफरेंट है, उसामा का इशू एनओसी को लेकर बात कर लेना या चेयरमैन को कांटेक्ट करना ये डिफरेंट है। तो क्या फ़खर की वापसी और साजिद की वापसी हम अब देखेंगे भी क्या नहीं? देखिए फखर का जहां तक इशू है, फखर का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आई वॉज वेरी श्योर कि फखर को हमने साउथ अफ्रीका में कम बैक करवाना है। फखर एक मैच विनर है। फखर को आप सिर्फ इस वजह से कि उसने बाबर आजम के हक में ट्वीट की, बाबर आजम को बैक किया, इस वजह से आप उसको बाहर नहीं बैठा सकते। और जहां तक फिटनेस का ताल्लुक है सर, फिटनेस और कितने लोगों की है। अगर आप बाबर आजम को खिला रहे हैं इस वजह से कि ब्रांड्स अट्रैक्ट होते हैं, पब्लिक अट्रैक्ट होती है, क्राउड पुल होता है, तो फखर जमान भी क्राउड पुलर है। फखर जमान को भी देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन फखर जमान के मामले में बहुत बड़ी फिटनेस माजरत एक ब्रेक छोटा सा ब्रेक। फिटनेस वाली जो आपने बात की बड़ा ठीक कहा। मैं जरा इस पे क्लियर कर दूं, जो हालिया टीम है उसमें 80% लोगों के फिटनेस टेस्ट जो हैं वो ठीक नहीं आए थे और ये तब हुआ था जब मुल्तान वाले टेस्ट मैचेस हो रहे थे, जब इंग्लैंड आई हुई थी, फिर यहाँ भी खेलना था, तो उन दिनों में ये सारे टेस्ट फिटनेस टेस्ट हुए। 80% के करीब खिलाड़ियों ने वो टेस्ट पास नहीं किए थे। रीसेंट पास की अगर बात करूँ तो 2-1 दिन पहले की बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ज़रा ये करेक्ट कर देंगे हमारे भाई, कि साजिद का भी, नौमान अली का भी, इन सब का फिटनेस टेस्ट हुआ था, नहीं पास हुए थे, फिर भी उन्होंने टेस्ट मैच खेला और जितवाया। फिर कहा गया कि नहीं यार मैच फिटनेस इज समथिंग एल्स, और वो वाली फिटनेस के आपने किलो 8 पता नहीं कितने किलोमीटर भगाना है, 8 मिनट में 2 किलोमीटर शायद भगाना है, तो वो एक कुछ और चीज़ है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब हसनैन ने बड़ी क्लैरिटी बताई कि जी फिटनेस टेस्ट और ये सारी चीज़ें, मैं अगर गलत नहीं हूँ, हसनैन भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, दोनों हजरात बड़ी क्रिटिकल आई रखते हैं, कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा। कोई 1-2 दिन पहले टेस्ट मैचेस से 2-1 दिन पहले लिए गए थे फिटनेस टेस्ट, उसमें नौमान भी था, उसमें साजिद भी था, और भी प्लेयर्स थे, हत्ता के शान मसूद वगैरह, ये सारे फिट प्लेयर्स हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जिसमें 80% के करीब अच्छे स्टार्स जो है वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। वो सारे खेले, उन्होंने मैच जितवा दिया, ख़ासतौर पे नौमान और साजिद ने। फिर ये मैच फिटनेस नहीं है फ़खर के पास, फ़खर की फॉर्म नहीं है, कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है कि फ़खर की फॉर्म नहीं है? हाँ नहीं होगी, खिला के डिस्क्राइब करें ना। मेरा ख्याल है कि ये तो लेम एक्सक्यूजेज हैं सारे के सारे, फिटनेस का बहाना बना के। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बड़ी बहस चल निकली थी कि जिम फिट कौन है और मैच फिट कौन है और क्रॉस कंट्री कौन कर सकता है। किसी के पीछे 25 किलो का पिट्ठू लगा के भगाएंगे, पत्थर उठा के भगाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि वो कितना फिट है। क्रिकेट फिट इज समथिंग एल्स।
या बाकी आप अपने बॉडी बिल्डिंग नहीं करवानी, उसे क्रिकेट खिलानी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह कभी देख के हमें फखर को लगा हो, फखर जमान को देख के कभी मुझे नहीं लगा कम अज कम कि ये मैच फिट कम अज कम नहीं है। वैसे हो सकता है कोई इंजरी हो, किसी को थोड़ी बहुत हो जाती है किसी भी प्लेयर को, तो फखर जमान को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। और ये ऑल ऑफ अ सडन इंजरी भी तभी है जब उन्होंने बात की, और करेक्शन कैंप में जब उन्होंने बात की, और फिर उन्होंने मेरा ख्याल है वो मुझे लग रहा है वो शायद ये बताना चाह रहे होंगे कि उसके अल्फाज की फिटनेस ठीक नहीं है। हाँ, उस अल्फाज का चुनाव हो सकता है, मुझे तो वैसे उस लेकिन फिटनेस की सर बात देखिए एक छोटा सा पॉइंट मेरा लीजिएगा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, कि बाबर के हवाले से उसने ट्वीट किया था और वो टीम से बाहर है और बाबर टीम में खेल रहा है। क्या बाबर नहीं कह सकता था कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों ज्यादती कर रहे हैं फखर जमान के साथ? यही तो मसला है, आप जिसके हक में ट्वीट करते हैं वो टीम में खेल रहा होता है और आपको उसकी सरजश में बाहर बैठा दिया जाता है। मेरा यही था, जब उन्होंने अगर उसके हक में ट्वीट किया तो उसको फिर क्यों खिलाया? अच्छा एक चीज बताऊं, हसनैन सारी मुश्किल बातें हसनैन आज ही कर रहा है। नहीं मैं सारी बातें सर करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे पता है, ये मुझे पता है चूज करने होंगे। हसनैन भाई ने वैसे मेरा फिक्रा उचक लिया, मेरे मुंह से छीन लिया कि मैं यही कहने वाला था कि अगर वो दोनों मिले हुए हैं, आपस में मिलके खेल रहे हैं, यानी कि ट्विटर आपके खिलाफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, तो फिर दोनों को बाहर होना चाहिए या दोनों को अंदर होना चाहिए? ये तो खुला तजाद है ना कि उनको आपने रख लिया और उनको निकाल दिया जिन्होंने ट्वीट किया था। तो हक की आवाज जिसने बुलंद की, यानी कि उसको निकाल दिया गया, और जिसके लिए की जिसको रख लिया। ये लेकिन डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ अब इन चीज़ों से ना बाहर आने का टाइम है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है सर। ऐसे ऐसे प्लेयर्स टीम्स का हिस्सा हैं जिन प्लेयर्स को पाबंदियों का सामना रहा, जो कैप्टन नहीं बन सकते थे, जिन पर सालों की पाबंदी लगी, उनको वापस लाया गया। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी थे टीम की, वो टीम की विनिंग कॉम्बिनेशन का हिस्सा थे। अब फ़खर भी ठीक है, अगर उसने ट्वीट कर दिया, उसने उस पर एक जवाब भी दे दिया है फ़खर ने अपना, और वो जो भी एक्सक्यूज़ उसने की है या जो भी उसने बात कही है उसको एक्सेप्ट करके, मैं हसनैन वाली बात के साथ आपसे सवाल करूंगा। हसनैन ने बहुत अच्छा कहा कि ये ग्रूमिंग करना, ये सिखाना कि पब्लिक फिगर होने के साथ साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये काम बोर्ड का है। सर मैं अरसलान भाई इस चीज का इतना बड़ा प्रचारक हूँ, हसनैन भाई के प्रोग्राम में भी मैं शामिल होता रहा हूँ काफी अरसा, आपके साथ भी काफी अरसे से हूँ। इस चीज को तो मैं तो लठ लेके इसके पीछे पड़ा हुआ था कि भाई ग्रूमिंग जितने आप पैसा लगाते हैं, जितना पैसा इनको देते हैं, एलसीए जो एनसीए सॉरी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जो इसकी, उसमें आप लोगों को रखते हैं, वहां पर हॉस्टल बना के दिए हुए हैं। तो इतनी जब फौज आपने रखी हुई है कोचेस की, तो साथ 2 टीचर भी रख लें, अच्छे वाले टीचर रखें जो इनको ग्रूम करें। टीचर से मुराद ये नहीं कि वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएं, इनको साथ साथ को ग्रूम करें। साइकेट्रिस्ट रखें, साइकोलॉजिस्ट रखें जो इनको थोड़ा बैठना उठना आए, कैमरे को कैसे फेस करना है, बात को कैसे फेस करना है। ये ना हो कि आपसे पूछा जाए कि आप ऑफ की बॉल को ऑन पर क्यों खेलते हैं रिजवान भाई से, तो वो आगे से कहे कि मेरी मर्जी, बजे से मर्जी खेलूं, मैं रन बना रहा हूं तो मैं रन बना रहा हूं। मतलब ये ना तो ये टोन ठीक है, ना ही ये लफ्जों का चुनाव ठीक है, ना ही जिस कैलिबर के आप प्लेयर हैं उस किसी भी तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं इसका, इस तरह का कोई भी फिक्रा बोल के। तो ये आपकी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप नेशनल उस वक्त फ्लैग है, नेशनल जो वर्दी अपने पहनी, यूनिफॉर्म पहनी है, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है पाकिस्तान की कर, अपनी नहीं कर रहे। आप अपने घर के हुजरे में नहीं बैठे हुए कि वहां आप जो मर्जी गुफ्तगू कर दें। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर वो इस ग्रूमिंग पर अमल नहीं करता, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं रखता, स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट नहीं रखे जाते, तो ये मसला हमारा चल रहा है, चलता रहेगा। बाकी अपने फिटनेस की जो बात की, तो आप वैसे देखें कि 35 इयर्स प्लस और 2-4 इयर्स का मार्जिन रख भी ले, जो हमारे क्रिकेटर्स अमूमन रहता ही है, 2-4 साल तो छोटे होते ही होते हैं वक्त से। तो वो वैसे भी कैसे फिट रह सकता है कि 5 दिन का टेस्ट खेलने के लिए आप उसका वो फिटनेस टेस्ट ले जिसमें आपने उसको पूरे सर इसकी मैं एक चीज इसमें थोड़ी सी और एड अप करूं, जो इतलात हैं, जो कुछ मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ पता किया है, लोगों से पूछा है कि इसमें कितनी सच्चाई है। हसनैन थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है नसीम शाह ने अपना वेट बढ़ा लिया है। मैंने खुद पता किया, ये नहीं कह रहा कि भाई इधर से पता चला उधर से, मुझे जब वो पिक्चर देखी तो मैंने खुद डोमेस्टिक क्रिकेट जहाँ खेली जा रही है वहाँ पे दोस्तों से पूछा, बहुत सारे करीब के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यार नसीम को हमने जैसा पहले देखा था उससे वेट उसका बढ़ गया है। कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का कि नसीम का वेट बढ़ेगा तो उसकी एक्यूरेसी, उसकी स्पीड, उसकी एजिलिटी कम होगी? देखिए 2 चीजें, एक तो नसीम थोड़ा सा गरीब आदमी है, वो गैंग में शामिल नहीं है,
उसको बार बार बाहर हटा दिया जाता है, तो हमारी बात है कि नसीम को नुकसान ना हो जाए। और सेकंडली देखिए, नसीम का डॉक्टर साहब सर बेहतर नहीं, बता सकते हैं। सर डॉक्टर साहब नहीं, नसीम मैं आपको बताऊं कहीं नहीं जाता। उसको उसको हटाया तब जाता है जब शाहीन को बिठाना हो, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो पेयर बना के, लेकिन जोड़ी बना के नसीम बिठा का देते एजेंट हैं। डिफरेंट है ना। नसीम साया कॉर्पोरेशन में नहीं है, मसला ये है। हाँ, ये और ये सेकंडली जो डॉक्टर साहब इस पे बेहतर बताएंगे, पहले नसीम का कंधे से जोर लगता था। उसको कंधे की इंजरी हुई थी जहां से उसका जोर लगता था। हम्म। अब मसला ये है कि उसने शायद बॉडी से जोर लगाना है, शायद कमर से जी, उसका जोर रिस्ट शिफ्ट और होना आर्म है, और इस वजह से। वो अपनी बैक का जोर लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली तो अब इस वजह से भी उसका वेट ऊपर हो सकता है। लेकिन सर, वेट का अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे ये बताइए कि जितनी फिटनेस जो है वो बाबर आजम ने पिछली वीडियोस लगाई थी जिम जाने की या फिर फिटनेस करने की, बाबर आजम की भी फिटनेस अप टू मार्क नहीं है। आप रिजवान की फिटनेस के हवाले से कह सकते हैं कि ठीक है, अप टू मार्क हैं, काफी अच्छे हैं। नियाजी की फिटनेस के हवाले से कह सकते हैं, लेकिन फिटनेस इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर फखर जमान। फखर जमान का मसला ये है कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की है और उसने बताया कि आप बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसने जिस प्लेयर की ज्यादती का बताया वो प्लेयर इस वक्त टीम में खेल रहा है। बाकी कोई मसला नहीं, इट्स अ लेम एक्सक्यूज। और मैं आपको बताऊं, आखिरी वक्त में होगा ये कि इनकी तमाम ओपनिंग्स फेल होंगी, सब इनके मंसूबे फेल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आके ये फखर को उस आग में फेंक देंगे जिस आग में वो नहीं उस वक्त जाना चाहेगा, क्योंकि ये एक राइट वक्त था कि आप उसको साउथ अफ्रीका में लेके जाते, वहां पे जाके वो प्रैक्टिस करता। चाहे T20 की बात की जाए, सर ODI यही क्रिकेट की, साउथ उसके बाद अफ्रीका है राइट ना टाइम जिसके अगेंस्ट 200 होते होते रह गया था, यही साउथ अफ्रीका है ना। फखर जमान की बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। शानदार और परफॉर्मेंस, जितनी पेस अटैक होगा हम जानते हैं, उठी हुई पिचेस और पेस अटैक पूरे एग्जैक्टली वो फास्ट पाकिस्तान में पिचेस पे ये अच्छा एक ही खेलते हैं। प्लेयर है जो पॉइंट इज खेल दैट कि वो सकता है। फास्ट पिचेस पे बहुत अच्छा खेलते हैं। हो सकता है, देखिए फास्ट पिचेस के अलावा भी आप देखिए 2022 मुझे याद है, हम पिंडी स्टेडियम में मैच कवर कर रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पैद और पैद सेंचुरीज लगाई थी। यस, सो पॉइंट इज दैट कि फखर जमान किसी भी पिच पे वो मैच विनर है। इंडिया का आपको वो मैच भूल गया जहां पे न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने 400 का हिंसा अबूर करना था और हमको 200 रन या 250 रन गालिबन बना पाए थे 25 ओवर्स में। दैट वाज द ब्रिलियंस ऑफ फखर जमान, दैट वाज यस। नॉट द ब्रिलियंस ऑफ बाबर आजम। सो ये चीजें हम भूल गए। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम भूल गए जहां पे फखर जमान ने हमें जितवाया था। तो फखर जमान इज अ मैच विनर। ये लेम एक्सक्यूजेस इनको बारे पड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो उमैर बिन यूसुफ जैसे प्लेयर को, जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, उसको T20 खिला रहे, सलमान अली आगा को T20 खिला रहे और हमें फिटनेस का सबक सिखा रहे हैं। हम इनकी, मैं तो कम से कम इनकी बातों को बाय नहीं करूंगा। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझे ये बताएं, मैंने ये जो इनिंग्स के स्टैट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हें खेलता भी देखना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई प्लेयर स्कोर ना कर रहा हो तो इसका मतलब, मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि यही होता है कि फॉर्म में नहीं है। और अगर अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नहीं है तो फ़खर जमान को ये कहना कि वो फॉर्म में नहीं है, तो फिर एक टीम में है एक टीम से बाहर है, थोड़ा ये समझ नहीं आया। और मुझे ये बताएं, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद अब्बास, फिर नसीम शाह, ये आपका पेस अटैक है। टेस्ट की बात कर रहा हूँ, नौमान अली एक स्पिनर है, उसके साथ शायद सलमान अली आगा या साइम को वो स्पिनर समझते होंगे तो वो करवा लेंगे उसको स्पिन बॉल। लेकिन उसके बावजूद एक प्लेयर ऐसा है जिसको बेंच बेचारे को गर्म करने के लिए ले जाते हैं, वो है मीर हमज़ा। तो अब उसको फिर बेंच गर्म करवानी है तो भाई क्यों ट्रैवल करा रहे हो, उसको नहीं खिलाना, उसको तो किसी और को ले जाओ। शाहीन को रेस्ट करवाया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के वनडे और T20 की तैयारियों के लिए शाहीन को रेस्ट करवा रहे हैं टेस्ट से। अच्छा, पहले मैं इस पे बात पे कमेंट करना चाहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने आयरलैंड भेज दिया, हॉलैंड भेज दिया, कोई और कंट्री, कोई कोंगो होगा तो उसमें भी भेज दिया आपने, तो बचा क्या? जब साउथ अफ्रीका की सीरीज, काम की सीरीज आई तो उस वक्त आपने उसको रेस्ट करवा दिया। ये किस तरह की रेस्ट करवाने का टाइम है? अभी आपका अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी है, पूरा दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, आप उसको सिरे से स्क्वाड में ही शामिल नहीं करते। ये तो मैं ही बाय करने वाला इस बात को कि 3 महीने बाद आपका एक इवेंट होने वाला है, उसको आप आज से ही कह रहे हैं कि हमने उस प्लेयर को रेस्ट दे दिया। इसका मतलब है 3 महीने बाद जब वो अचानक क्रिकेट में आएगा फिर कहेंगे नहीं उसका गैप बहुत लंबा था इसलिए परफॉर्म नहीं कर सका। ये बिल्कुल गलत बात है, उसको बिल्कुल खेलना चाहिए था। 2 तो टोटल टेस्ट है, उसमें है कितने? हाँ ठीक है, उसमें अगर पहला आप खिला लें, दूसरे पे देखें, जरूरत नहीं है तो बेशक रेस्ट करवा लें। इस तरह से लोड मैनेज किया जाता है, ये नहीं कि पूरी सीरीज बाहर उठा दें। और सीरीज वो बार बैठनी होती है जो छोटी सीरीज होती है, जो छोटी टीम के खिलाफ होती है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और दूसरी बात रही कि मीर हमजा तो वाहिद परफॉर्मर था जो बाहर जाकर परफॉर्म करता है। ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करके दिखाया। और उसको, मुझे तो ये खैर समझ ही नहीं आती कि उसको क्यों टेस्ट का बॉलर क्यों बना के रख दिया गया। मेरा तो ख्याल है कि वो वाहिद बॉलर है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक, मैं ये क्यों टेस्ट का बॉलर बना के रख दिया, मैं ब्रेक से आता हूँ, आप इस पे पूरी बात कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक जी। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोग कर ही रहे हैं स्क्वाड के ऊपर, लेकिन मोहम्मद अब्बास जिनकी वापसी हुई अगस्त 2021 में, लास्ट उन्होंने मैच खेला, 25 मैचेस में 90 विकेटें ली। बड़े शानदार बॉलर हैं, एक्सीलेंट बॉलर हैं। हम उन्हें कई बार मधु भी कर चुके। कभी कोई उल्टी सीधी बात ना उनके मुंह से सुनी, ना उनका कोई इंटेंशन। खामोशी से परफॉर्मेंस, हर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉपर रहे। अभी भी 5 मैचेस में 31 विकेटें ली उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, तो मजबूर कर दिया सिलेक्टर्स को कि अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाएं। हसनैन, इस पे कुछ कहना चाहेंगे मोहम्मद अब्बास की वापसी पे? आपके प्रोग्राम पे भी आते रहे, मेरे साथ भी अब्बास ने काफी ज्यादा प्रोग्राम्स किए और अब्बास इज अ वेरी डिसेंट क्रिकेटर और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंसेस बोलती थी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी तरफ से कोई बयानात नहीं आते थे, लेकिन देखिए पाकिस्तान में ना पसंद नापसंद का कल्चर है। वो काफी अरसे से नापसंद वाली बुक में थे, उनको डिसलाइक किया जाता था। शायद उनकी उस तरह से पीआर भी नहीं थी, इस वजह से वो टीम से बाहर रहे। हालांकि अब्बास की जो परफॉर्मेंसेस है वो बड़ी दीदनी है। अगर एक बंदा काउंटिंग क्रिकेट जाके खेलता है और उसमें अपना लोहा मनवाता है तो यकीनी तौर पे उनका सिर्फ आज से नहीं बल्कि तकरीबन पिछले 2 साल से उनसे ज्यादती हो रही है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मोहम्मद अब्बास के पास कमबैक की और मुझे उम्मीद है कि आकिब जावेद का फैसला अच्छा होगा। जहाँ पे हम उनके बुरे फैसलों पे तनकीद कर रहे हैं, उनकी अच्छी बात पे हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। मोहम्मद अब्बास की वापसी एक बहुत ही अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा हसनैन, जरा सा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी हमें बात करनी पड़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी क्या चल रहा है? पाकिस्तान का स्टांस मुझे पहली बार अच्छा लगा। अब तो इंडियन मीडिया जो कि बिल्कुल ही तर्जुमान बना हुआ था बीसीसीआई का, उनके अपने मुंह से भी फूल झड़ रहे हैं कि भाई इस बार पाकिस्तान ने बहुत सख्त स्टांस लिया। अब तो पहले तो वो कभी साउथ अफ्रीका, कभी यूएई, कभी न्यूजीलैंड, कभी कहीं और कभी इंडिया, अब वो कैंसिल तक ले आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। देखिए अरसलान साहब, आपको मसालेदार खबर बताऊं या अंदर की खबर बताऊं? नहीं, पहले मसालेदार। मसालेदार खबर ये है कि पाकिस्तान का जो स्टांस था वो बहुत अच्छा था। उसने परेशान किया आईसीसी को, उसने परेशान किया बीसीसीआई को, इंडिया पूरा परेशान रहा और तकरीबन 1 महीने यही बात चलती रही कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान इंडिया से गेम नहीं खेलेगा। फिर मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने, वो कज़ाफी स्टेडियम में हमें ये बताते हुए नजर आए कि पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे, जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। लेकिन यहाँ तक तो बात बहुत मिसालेदार थी और इस मिसालेदार बात की कामयाबी ये हुई कि आपने इंडिया को टेबल पे लाया, इंडिया टेबल टॉक्स करने पे मजबूर हुआ, इंडिया आईसीसी की मीटिंग बुलाने में मजबूर हुआ। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जो 15-20 मिनट की मीटिंग हुई है वहां पे मोहसिन नकवी जो स्टांस रखे हुए थे, जो उनका मौकफ था 25-30 दिन से, उस स्टांस से मोहसिन नकवी साहब पीछे हटे। और ये पलक झपकने की गेम होती है कि कौन अपनी पलक को पहले झपकता है और जिसकी पलक पहले नीचे होगी उसके बाद उसके पास चांस नहीं होगा। साहब ने वहां से इंडिया को मौका मिला, क्योंकि मेरी खबरों के मुताबिक मसला ये था कि पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डिटेल में एक डिसीजन आना था, उसके बाद जय शाह ने आईसीसी की चेयर संभाली थी। लेकिन क्या हुआ उस 20 मिनट की मीटिंग में, वो यही हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में इशारतन कनातन बीसीसीआई को भी बावर करवाया, जय शाह को भी बावर करवाया कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इसी वजह से जय शाह उसके दूसरे ही दिन चेयरमैन बने और अभी तक 48 घंटे पूरे नहीं हुए, क्योंकि 48 घंटे में वर्किंग डेज होते हैं। वर्किंग डेज के 48 घंटे थे। यूएई में छुट्टियां आ गई, एक तो संडे की छुट्टी थी, फिर मंडे और ट्यूसडे में यूएई का नेशनल डे था। ये छुट्टियां थी, मेरा ख्याल है कि कल इजलास हो जाएगा और ये ऊंट मुझे एक बार फिर पाकिस्तान की करवट में बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इंडिया की करवट में बैठता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे तो ये भी लग रहा है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी ये खबर दुरुस्त साबित ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान में ना हो। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये होगा कि आपके जितने भी स्टेडियम्स हैं, कराची, कजाफी और रावलपिंडी, ये अभी तक रेडी नहीं है। डॉक्टर साहब, चैंपियंस ट्रॉफी, ज़रा अब्बास वाला मैं मैटर आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, चलें वो आगे कर लेंगे, अभी टाइम है। मोहम्मद अब्बास की वापसी को ज़रा अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हसनैन का ये मौक़िफ़ है या इतलात भी है उनकी, ठीक बात भी है कि मीटिंग जो शॉर्ट हुई थी उसमें कोई आईसीसी को इस तरह मना नहीं पाए। इंडिया अपनी डर्टी गेम्स चला रहा है, फिर हमारे स्टेडियम्स अभी फाइनल मरहले में तो हैं, लेकिन क्या उस तारीख तक तय हो जाता है मामला जब तक हमें चाहिए? क्या देख रहे हैं सर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? सर मैं तो पहले दिन से अफसान भाई आपके साथ यही बात कर रहा हूँ कि ये बेल मंडे चढ़ते ही नजर नहीं आती। जैसे अभी जो अफसान भाई ने जो टर्मिनोलॉजी बोली गुर्गे आश्ती वाली के, जिसको उर्दू में हम या फारसी में गुर्गे आश्ती कहते हैं, किसने पलक झपकी दूसरे ने दबोच लिया, तो ये बिल्कुल वही हुआ। पाकिस्तान ने अपने सहाफियों के जरिए, बल्कि मनपसंद कहूँ तो ज्यादा आसान हो जाएगा, कि उनके जरिए इस
इस स्टांस को इतनी फोर्स के साथ बयान किया, बार बार किया, रिपीटेटिव, यानी कि वो कैसेट रिपीट पे लगा दी कि भाई हमने स्टैंड ले लिया, हमने स्टैंड ले लिया। उस दिन भी मैंने कहा था कि आपने तो स्टैंड ले लिया, सहाफियों के जरिए ले लिया, लेकिन कल को जब आप उस स्टैंड से फिर जाएंगे तो फंसेगा कौन? कैमरे पे बोलने वाले, माइक पे बोलने वाले, वो किसको जवाब देंगे? आपने तो किसी को जवाब नहीं देना। आपने तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फिक्रा बोलना है जी, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में था हम खड़े रहे, पाकिस्तान के वसी तर में मफाद में ये था कि हम बैठ जाए, हम बैठ गए, फिर इस पाकिस्तान के वसी तर मफाद में लेटना होगा, हम लेट जाएंगे। लेकिन फंसेंगे वो जो आज वहां पर आप जैसे लोग, सर भी आपसे कह रहा हूँ, आप जैसे हसनैन भाई जैसे लोग जिन्होंने इंडिया के टेलीविजन पर भी जाकर उनको मुकाबला करना होता है, उनको जवाब देना होता है, तो वहां पर 10 लाइन में बैठे होते हैं और पाकिस्तान का एक बेचारा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखता रखता रह जाता है, इसलिए कि वो सारे 10 के 10 मिलकर उस पर पिल पड़ते हैं कि ये किया आपने, वो किया। हालांकि तमाम का तमाम अखलाकियात से लेके, उसूलों से लेके, आईसीसी के रूल से लेके, क्रिकेट के रूल से लेके, सब का सब आप देख रहे हैं कि इंडिया उसके बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इस सारे कज़िये में जो हुआ वो ये कि इंडिया जीत गया और क्रिकेट हार गई, और बाकी तमाम बोर्डों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर क्रिकेट इसी तरह चलती रही, हर इवेंट पे यही कुछ होगा, यही तमाशा लगेगा, तुरफा तमाशा, तो फिर ये क्रिकेट आगे पनपने वाले। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब, मैं इसका ना बड़ा ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ हसनैन, जहां पर बिग 3 नहीं रहा ना, वहां पर बिग 1 भी नहीं रहना। लंबा अरसा कोई ताकत नहीं इस तरह चल सकती। कितना अरसा चला लेंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल? देखिए अरसलान साहब, मैं एक फैक्ट तो आपको बताऊं कि बिग 3 में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार था। उस वक्त पाकिस्तान एक जी हाँ, था, बिल्कुल ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नजम सेठी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर, बिग 3 के खात्मे में भी था, ये भी याद रखें। रेवेन्यू में इतना हिस्सा ले आए और हमने रेवेन्यू में इतना मांगा। आप देखें 3 वो तो बिग हैं, लेकिन चौथे में हम ही आते हैं। सो उस वक्त भी पाकिस्तान ने खुद ये बिग 3 बनाया था। बिग 2 नहीं रहा तो बिग 1 नहीं रहेगा। दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इंडिया इज अ बिग मार्केट। उन्होंने अपनी मार्केट को बहुत बड़ा किया है। 80% वो आपके या 70% तो कम से कम रेवेन्यू देते हैं आईसीसी को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने बिग 3 के खात्मे में रोल भी प्ले, ऐसा नहीं है कि बिग 3 की इजारादारी जब बढ़ी तो हमने फिर रोल प्ले किया, फिर ये घुटनों पर भी आए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कह रहे, अभी भी वो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान वहाँ वर्ल्ड कप खेलने जाए। अगर वो चाहते हैं तो इसका मतलब है भाई करा लो। आप तो कहते थे कि हम पाकिस्तान के बगैर करवा लो, ऐसा भी नहीं है सर। ये मंजरनामा गलत पोर्ट्रे हो रहा है कि पाकिस्तान के बगैर। मुझे नहीं लगता कि हम अभी भी शायद डिट्रैक हो रहे हैं इस बात में। ये नहीं, मेरा ख्याल है कि उनका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान फिर भी आएगा, हम जो मर्जी कर लें। हम बेशक कहते रहे कि अब हम नहीं जाएंगे 3 साल का या अगले 5 साल का 2031 तक जितने इवेंट्स होंगे इंडिया में, हम किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनको भी लगता है और बाकी सबको भी लगता है और मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान फिर चला जाएगा। तो फिर फायदा क्या होगा इस सारी धमाचौकड़ी मचाने का? मुझे कोई मकसद तो बता देना, इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने का, जिसको हम बड़े पुरजोर अल्फाज में बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की खातिर हमने इतना बड़ा स्टांस ले लिया। अगर जो मानना है, जो अभी हसनैन भाई ने जितनी बात की सारी, अगर उस वक्त इंडिया दे दिया था मोहसिन नकवी साहब ने उनको, उस मीटिंग 13-14 मिनट की जो सिर्फ मीटिंग हुई थी उसमें, कि हाँ जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, तो फिर हमें सबको ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया हुआ है? हम मान लेना था, पहले दिन मान लेते, कुछ इज्जत रह जाती कि ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल की जगह फ्रेंडशिप मॉडल, फ्यूजन मॉडल, जो मर्जी उसका नाम रखें, नाम से क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये 4 मैच होंगे, बाकी सारे के सारे बाहर होंगे। अब ये अगर ये सोच के हम बैठ जाए ना कि आज अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मान ले और कल को इंडिया भी हाइब्रिड मॉडल मान लेगा, तो हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वो नहीं मानेगा, पाकिस्तान को फिर जाना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज अमान साहब, हसनैन लियाकत, थैंक यू सो मच। दोनों हजरात हमारे साथ रहे और पूरी डिटेल डिस्कशन स्क्वाड से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी, क्या हकीकत क्या अफसाना, सब पर हुई बात। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।